कोई भी पैथी की दवा से नहीं मिलता, खाने की चीज से नहीं मिलता है और ना ही कोई फूड सप्लीमेंट से मिलता है। तो वो कहां से मिलेगा? तो साइंस की वही खोज थी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 तत्व होते हैं, 4 गुना पावरफुल होते हैं। ये इम्यूनिटी बनी है पहले 16 घंटे के दूध से 90 मॉलिक्यूल डिराइव करके इम्यूनिटी बनी है, जिसका वर्णन 5000 साल पहले चरक सुश्रुत भागवत में किया गया है। आयुर्वेद ने इसको गो पीयूष कहा है। पीयूष का मतलब होता है अमृत, यानी संजीवनी, ऐसी जड़ी बूटी। अमृत का मतलब ये नहीं होता है कि मुर्दा जिंदा हो जाए। अमृत का मतलब ये है कि सब कुछ करके थक चुके हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि अमृत यानी वो 90 तत्व ही तो बीमारी के कारण थे, जो आपको कोई दवाई से नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं इससे, इम्यूनिटी से मिलते हैं। जब ये मिल जाएंगे तो डेफिनेटली लाइफ में चेंज आ जाता है। आदमी की अनेक ऐसी समस्या इससे सॉल्व हो जाती है। आगे हम देख पाएंगे। नहीं तो आयुर्वेद की जो बात कही 5000 साल पुरानी बात है। चलो वो तो लंबा चौड़ा एक इतिहास है, लंबी चौड़ी स्टोरी भी समझ सकते हैं, लेकिन अब जो हम देखेंगे ये इतिहास है 200 साल का। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए इसका उपयोग होता था। इटाली के डॉक्टर इन्फेंट डायरिया और बच्चे की बीमारी के लिए इसका उपयोग करते थे। अब ये रिसर्च जब 200 साल से चल रही थी, लेकिन जब भी कुछ रिसर्च चलती है कुछ ना कुछ दूसरा भी बीच में आ जाता है। इन बिटवीन आ गए बीच में ये लुईस पास्चर आ गए। लुईस पास्चर ने वायरस ढूंढा, बैक्टीरिया ढूंढा, लोगों ने दवाई ढूंढनी शुरू की। आज हम उस मुकाम पे हैं जहां पे वायरस जीत गया, दवाई हार गई है। लेकिन ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच में कंप्लीट हो गई, और वो स्तर पे कंप्लीट हुई कि यहाँ बैठे हुए अगर मैं किसी भी इंसान को पूछूंगा कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होता है, सबका जवाब एक ही होगा ना, कि पानी लाल होता है। क्या कोई बोल सकता है हरा होता है? लाल होता है। इसी तरह इसमें जो 90 मॉलिक्यूल है, इस समय के दौरान एक एक मॉलिक्यूल का उसका कार्य, फंक्शन, एक्शन, रिएक्शन परफेक्ट रिसर्च हुआ। जिस तरह पानी में लाल कलर डालने से लाल होता है, तो इसमें प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट बढ़ेगा ही। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर कार्टिलेज पे काम करेगा ही। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर तो पैंक्रियाज पे काम करेगा ही। एपिडर्मल है तो स्किन पे काम करेगा ही। नर्व ग्रोथ फैक्टर तो नर्वस सिस्टम काम करेगा ही। उस लेवल पे प्रूव हुआ, इसीलिए लांसेट एंड पबमेड में इसका रेफरेंस है। ये बहुत बड़ी बात होती है, शायद ही कोई दवाई को लांसेट पबमेड में, बहुत कम दवाई को रेफरेंस होता है। नेक्स्ट, एमडी डॉक्टर की दुनिया की जानी मानी मेडिकल जर्नल में अलग अलग बीमारी ठीक होती है, ऐसा ऑलरेडी छप चुका है इस 90 मॉलिक्यूल के बारे में। नेक्स्ट, जिस 90 मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, कंपनी की बुक है, 4 भाषा में उपलब्ध है, हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश में, जिसमें ये 90 तत्व लिखे हुए इसका वर्णन है। नेक्स्ट, दुनिया को जितने सर्टिफिकेट चाहिए सारे सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट को अवेलेबल है। एफडीए अप्रूव है, जीएमपी है, हलाल है, ये सारे सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि ये क्यों इतना पावरफुल है। तो ये 90 तत्व 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं। पहला हिस्सा है ग्रोथ फैक्टर, दूसरा है इम्यूनोमोड्यूलेटर और तीसरा है एंटीऑक्सीडेंट। तो पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर के बारे में। ग्रोथ का मतलब होता है विकास। कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेड़। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां हम उसे देख भी नहीं सकते। एक दिन वही बच्चा 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ फैक्टर। क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहा जाता है। पेप्टाइड क्या है? मिनिमम 2 अमीनो एसिड और लेस देन 50 अमीनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। जब ये 50 के ऊपर होगा तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। पेप्टाइड की साइज क्या होती है? पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर बहुत ही छोटी साइज का होता है, और हमारे हेयर की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर। ये इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि ये सेल्स के अंदर एंटर होकर
डीएनए को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सेल्स का पावर हाउस कहते हैं उसको रिपेयर करता है, यानी कि हमारे बॉडी का वोल्टेज मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट, जिस ग्रोथ फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये सारे ग्रोथ फैक्टर यहाँ लिखे हुए हम लोग बारी बारी देखने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या है इसका काम? इसका काम है सेल्स प्लोरिफरेशन। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है 60 ट्रिलियन। कंटिन्यू सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, ये घटना चलते रहती है। इसको अच्छी तरह होने देना, उसको सेल्स प्लोरिफरेशन कहा जाता है। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि एक आदमी के घुटने के सेल घिस रहे हैं या लीवर के, किडनी के, ब्रेन के या कोई भी पुर्जे के, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल्स प्लोरिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है कि इसने क्या बनना है। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहता है आप जाइए घुटने के सेल्स बन जाइए, नर्व सेल्स बन जाइए, किडनी सेल्स बन जाइए, बोन सेल्स बन जाइए, क्योंकि सेल्स प्लोरिफरेशन वो स्टेज है, सेल्स डिसाइड नहीं है कि वो खुद क्या बनेगा। एंजियोजेनेसिस, प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी तब बन सकती है जब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलेगा या मौजूद रहेगा। तो एंटी एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब है सेल्स प्रोग्राम दैट, जिस वक्त सेल्स पैदा होता है उसी वक्त उसमें लिख दिया है कि उसने कब मरना है। ये उस घटना को प्रोलॉन्ग करता है, लंबा करता है, सेल्स की आयुष्य को बढ़ाता है। तो आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि आयुष्य तो ईश्वर ने लिखा है, आएगा ना ये सवाल? फिर भी मैं कहूंगा आयुष्य बढ़ता है, क्योंकि ईश्वर ने कभी भी ये नहीं लिखा है कि एक आदमी 65 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, 80 साल जिएगा, 90 साल जिएगा या 85 ईयर जिएगा, ऐसा नहीं लिखा। हमारे प्राचीन शास्त्र को देखिए, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को देखिए, साधु सन्यासी को मिलिए, वो क्या कहेंगे कि ईश्वर ने आयुष्य श्वास के रूप में दिया है कि ये आदमी इतनी सांस जीने वाला है, और ये ब्रीदिंग पैटर्न नक्की, ब्रीदिंग पैटर्न से नक्की होता है आप कितना जियोगे। जैसे कछुआ 3 से 5 सांस लेता है, इसीलिए वो 300 से 500 साल जीता है। डॉग, कुत्ता जो होता है 1 मिनट में 40-45 सांस लेता है, तो 12 से 18 साल जिएगा। मनुष्य अगर 15 सांस 1 मिनट में लेता है तो 100 साल जिएगा। जब सेल्स जो है उसकी प्रोग्राम चेंज होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर होगा, पावर हाउस, तो सेल्स में वो ताकत रहेगी एनर्जी स्टोर करने की। हमें जल्दी जल्दी सांस क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि एनर्जी चाहिए। तो जो आदमी जल्दी सांस लेता है, जल्दी छोड़ता है, यानी पर मिनट जो ज्यादा सांस चलाता है उसकी आयुष्य कम होती है। क्योंकि प्राणायाम की डेफिनेशन यह है कि पर मिनट कम सांस चलना चाहिए, रिदमिक चलनी चाहिए, तो आयुष्य बढ़ती है। तो जब इस इम्यूरेज के जरिए सेल्स का फंक्शन चेंज होगा तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होने से अपने आप एक यौगिक घटना शरीर में घटित होती है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे फायर ब्रिगेड। वुंड हीलिंग करता है, ये एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत बार डॉक्टर सोनोग्राफी में कहते हैं ना कि गर्भ का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की कमी है। एक्सीडेंट होता है, मसल्स डैमेज होता है, टिश्यू डैमेज होता है, तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसको 1990 तक सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1990 के बाद इसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है। मुझे ये ठीक नहीं लगता है और आपको भी ठीक नहीं लगेगा। इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर। नहीं, क्यों ऐसा मैं कहता? आने वाले समय में पक्की बात है इसकी दोबारा नामकरण विधि होगी। क्यों होगी? इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, क्योंकि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है। ये हमारे बॉडी के कोई भी पुर्जे को रिपेयर कर सकता है, रिडिजाइनिंग कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। ये हमारे बॉडी का गॉड है। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 मसल्स और मसल सेल्स को बनाता है। एक बीमारी है मस्कुलर डायस्ट्रोफी, दुनिया में इलाज नहीं है, उसको IGF-1 मिलेगा तो उसमें चेंज आएगा। उसके बाद बात करें कार्टिलेज, तो इसका दूसरा नाम कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है। आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज वापस नहीं बनते। हमारे शरीर में टोटल हड्डी होती है 206, हर हड्डी के बीच में गादी होती है, 2 हड्डी कभी टच नहीं होती है, टच होती है तो वाजपेयी बन जाता है।
टच नहीं होती है। वो गादी जो है उसको ही कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज को फिर से बनाता है, रीजनरेट करता है। आज तक दुनिया में कोई दवाई से ऐसा नहीं हुआ है, ये पहली बार रिकॉर्ड हुआ है। ये बोन बनाता है और बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है। बोन मैरो स्टिमुलेट होने से बोन मैरो में से नेचुरल स्टेम सेल प्रोड्यूस हो गए और बॉडी में जहां पे भी खराबी होगी उसको रिपेयर करता है। लिवर, अगर एक आदमी को सिरोसिस ऑफ लिवर है, पूरा लिवर खराब हो गया, ये फिर से रीडिजाइनिंग कर देगा अगर IGF-1 मिलेगा तो। हमारे पास 80 साल के मरीज का एग्जांपल है जो बहुत ही सीरियस थे, फैमिली में शादी थी, लोग सोचते थे बुजुर्ग आदमी है शादी तक टिक जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो तो एकदम टिक गए। 4 महीना हो चुका है, अच्छे ऑफिस जा रहे, टिक गए एकदम, क्योंकि IGF-1 लिवर को फिर से रीडिजाइनिंग कर देगा। लिवर का काम है 1000 से ज्यादा डिफरेंट प्रकार के कार्य लिवर करता है, मोर देन 1000 फंक्शन एंड मोर देन 500 केमिकल लिवर बनाता है। ये 500 में का एक केमिकल होता है हेपेरिन। IGF-1 लिवर को स्टिमुलेट करेगा, हेपेरिन प्रोड्यूस होगा। लिवर के जरिए जो हेपेरिन प्रोड्यूस होता है वो ब्लॉकेज को खोलता है, और जो आर्टिफिशियल हेपेरिन दिया जाता है टेक ए टाइम, वो फर्दर क्लॉट को प्रिवेंट करता है। एग्जिस्टिंग क्लॉट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, लेकिन ये नेचुरल है, क्लॉट को निकाल देगा। ब्लॉकेज कहां हो सकता है? सिर से लेके पैर के नाखून तक बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, लेकिन हर जगह के ब्लॉकेज ढूंढने की टेक्निक नहीं है। जनरली ढूंढा जाता है ब्रेन का, कैरोटिड आर्टरी का, हार्ट का और पैर की आर्टरी का या वेन का ढूंढा जाता है। लेकिन अगर हम हार्ट की बात कर ले तो हार्ट में से एक ब्रांच निकलती है, एओर्टा कहते हैं उसको मेडिकली। उसमें से तीन ब्रांच निकलती है, नहीं उसमें से कई ब्रांच निकलती है। एक ब्रेन की तरफ जाती है, सेरेब्रल सप्लाई, रेनल सप्लाई, उसी में से एक ब्रांच हार्ट में एंटर होती है जिसको कोरोनरी कहते हैं। वो कोरोनरी 3 हिस्सों में ऐसे बढ़ जाती है, ऐसे लाइक दिस। फिर उसकी रीब्रांच होते होते कितनी रीब्रांच होती है? कैपिलरीज लेवल तक। कैपिलरीज बाल से 10 गुना छोटी होती है। तो ब्लॉकेज फाइंड आउट, कोरोनरी आर्टरी 3 हिस्सों में बढ़ती है, उसके बाद 4 लेवल तक ही या 5 लेवल तक ढूंढ सकते हैं। उसके आगे डीप इनसाइड ब्लॉकेज है तो कोई तरीका नहीं। मैक्सिमम हार्ट अटैक आने की वजह होती है डीप इनसाइड ब्लॉकेज। अगर ऐसा है तो पता तो नहीं चलता है। ये IGF-1 जैसे ही मिलता है, अगर होगा तो निकल जाएगा, नहीं है तो क्यों चिंता करने का, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवा का। आगे हम अभी देखने वाले हैं। किडनी का काम है यूरिक एसिड को निकालना। अगर किडनी यूरिक एसिड नहीं निकाल सकती है तो घुटने या एंकल में जमा होता है और गाउट होता है। प्रॉब्लम किडनी का है, पनिशमेंट पैर को है। किडनी क्यों नहीं निकाल सकती है? क्योंकि किडनी आलसी है। एक आदमी आलसी है, काम बहुत है लेकिन करता नहीं। और जिसको किडनी फेल होती है वो किडनी खुद खराब है। देखो, एक आदमी बीमार है और एक आदमी अच्छा है। अच्छा आदमी काम नहीं कर रहा है, बीमार आदमी नहीं कर रहा, तो जायज है। तो किडनी जब खुद बीमार है तो उसको कहते हैं किडनी की डिसीज, जिसमें डायलिसिस करना पड़ता है। और किडनी आलसी है तो कई प्रकार के टॉक्सिन नहीं रिमूव करेगी, तो उसमें की बीमारी गाउट ऐसा होता है। तो ये IGF-1 आलसी किडनी को एक्टिव बनाता है और किडनी बीमार है तो उसको हेल्दी बनाता है। यानी 2 किस्म की किडनी की बीमारी होती है। लेजी किडनी है, कम काम कर रही है, जैसे स्लगिश लिवर कम काम कर रही है। लिवर में कोई बीमारी नहीं है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब बराबर है लिवर की और किडनी की, लेकिन किडनी कम काम कर रही है। तो उसको ढूंढने के लिए दुनिया में कोई मशीन नहीं है। अगर पेट की सोनोग्राफी निकाली जाए ना, सोनोग्राफी में ये पता चलता है लिवर या कोई भी पुर्जा साइज शेप में चेंज हुआ, उसमें कुछ खराबी है तो पता चलता है। लेकिन एक आदमी का लिवर कम काम कर रहा है, कोई पुर्जा कम काम कर रहा है, उसको ढूंढने के लिए कोई मशीन नहीं है। वो पता ऐसे प्रॉब्लम से ही चलता है, जैसे गाउट हो गया, किडनी प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा, लिवर प्रॉब्लम है, लिवर स्लगिश है, कम काम कर रहा है, ऐसे ही फाइंड आउट होता है। नर्व, ये नर्व्स बनाता है, स्किन और लंग सेल्स को बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर करेंगे डायबिटीज के बारे में। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। अगर कोई डायबिटीज का मरीज है तो ये दवा चालू करने के पहले एक रिपोर्ट निकाले, जिस रिपोर्ट का नाम है सीरम इंसुलिन टेस्ट। आज तक सारे डॉक्टर डायबिटीज का इलाज करते थे, अब हम लोग पैनक्रियास का इलाज करेंगे। क्या आपको लगता है ये नई बात कह रहा हूं मैं? क्यों? समझिए पहले।
अगर शुगर 400 हो गई है, ठीक है, इंसुलिन लो या गोली का डोज ज्यादा लो, कम हो गया ना। चलिए अगर मैं कहता हूं आप दही मत खाइए, बहुत खट्टा है, आप 5 चम्मच शक्कर डाल के खाओगे, खट्टा तो गया ना। आप समझे बात को कि 400 शुगर है, गोली से कम कर दो, वो नहीं है असली बात है। वो पैनक्रियाज का फंक्शन इंप्रूव होकर शुगर कम होना चाहिए, तब जाके आप डायबिटीज के होने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। डायबिटीज से क्या होता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैर की नस वीक होती है, किडनी पे असर होती है, हार्ट पे असर होती है, आंखों पे असर होती है, ब्रेन पे असर होती है, और यहां तक कह सकते हैं कि डायबिटीज यानी कि हर सेल्स में प्रॉब्लम आ सकता है, हर सेल्स में। डायबिटीज मतलब कभी भी कोई भी समाचार कहीं से भी आ सकता है बॉडी में से, उसको कहते हैं डायबिटीज। कारण क्या है? क्योंकि हमारे हर सेल्स में इंसुलिन की क्रिया होती है। कैसे होती है? इंसुलिन ग्लूकोज को बंद करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से और एनर्जी रिलीज होती है। ये घटना सेल्स में होती है, हर सेल्स में होती है। तो इंसुलिन बनेगा नहीं तो पता नहीं बॉडी के कौन से हिस्से के सेल में ये घटना ना नहीं घटी तो ठीक से तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो सीरम इंसुलिन टेस्ट करने का सुबह खाली पेट और दोपहर को खाना खाने के बाद वाला, उसके बाद ये 2-2 गोली 3 बार शुरू की जाए और 1-1.5 महीने बाद फिर सीरम इंसुलिन टेस्ट करो। ऐसे करते रहो। अगर शुगर लेवल बढ़ता है घटता है उसकी चिंता मत करो। शुगर लेवल बढ़ गया ठीक है, शक्कर थोड़ी डालो, शक्कर मतलब गोली, जैसे खट्टा दही है तो शुगर डालो, और बढ़ गया तो 2 गोली और बढ़ा लो डोज। लेकिन हमें रिपोर्ट में क्या देखना है? इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसका बढ़ना वो इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे बताता है, मरीज नहीं नॉर्मल आदमी को, कि आपको 1 साल बाद डायबिटीज होने वाला है, आप मानोगे क्या? लेकिन मानोगे 1.5 साल बाद। क्यों बताया उसने? सेम टेस्ट, सीरम इंसुलिन चेक करो, आपका होना चाहिए, उससे कम आएगा तो शुगर लेवल डायबिटीज होने 1.5 साल लगता है, तो यहाँ सीरम इंसुलिन बढ़ेगा तो 3 से 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा। दुनिया में फटाफट कुछ नहीं होता है। बच्चा पैदा होता है 9 महीने के बाद, मैं आपके घर खाना खाने आऊँ तो दाल मुझे 1 मिनट में नहीं खिला सकते, 25 मिनट लगेगा। बीमारी पैदा होने को प्रोसेस है, घुटना घिसने 10 साल लगता है, 10 साल के बाद तो शुरू होता है घिसना, 18 साल लगता है वाजपेयी बनने को, ब्लॉकेज डेवलप होने को सालों साल लगता है। तो हर चीज की घटना है तो ठीक होना भी एक घटना है, हर घटना अपना समय लेगी। नेक्स्ट, IGF-1 बच्चों में अगर कम बनता है तो उसकी हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनता है तो ड्वार्फ, जिसको हम बौना या जोकर कहते हैं, और एक्सिस पैदा होगा तो खली बन जाता है। इन दिनों खली को बता रहे सलमान खान के साथ। ये नर्व सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ये डीएनए सिंथेसाइज करता है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, फादर मदर दोनों को शुगर लेवल है तो चांसेस कितना है? 99% चांस है कि बच्चे को आएगा। कभी आता है? 20, 21, 22, 25, 28 कोई भी उम्र में आता है, जनरली 20 के बाद आता है। अगर ये इम्यूनिटीज पहले शुरू की जाए, क्योंकि इसके अंदर IGF-1 है जो डीएनए सिंथेसाइज करता है, डीएनए रिपेयर करता है, डीएनए बनाता भी है, तो आने वाले वक्त में पूरी संभावना है कि उसको फादर मदर से होने वाली डायबिटीज नहीं हो। पक्की बात है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये इंसुलिन जैसा बिहेव करता है और 1 पैनक्रियाज को रिपेयर करता है, इस तरह शुगर लेवल काबू में आता है। नव ग्रोथ फैक्टर, ये जो ग्रोथ फैक्टर है ना, ये 5th जनरेशन मेडिसिन है। इन दिनों सारे ग्रोथ फैक्टर देखिए, अभी एक रिवॉल्यूशन आने वाला है, आ चुका है। अभी बीमारी होगी तो सिर्फ इंजेक्शन ही दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर कहीं जानवर के ब्लड में से, जानवर के मसल्स में से, इंसान के खून में से, ऐसे इंजेक्शन ऑलरेडी बन चुके हैं ग्रोथ फैक्टरों के। नेट पे जस्ट सर्च करिए। तो जापानीज साइंटिस्ट ने नव ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन बनाया। 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नव ग्रोथ फैक्टर बनाया। कीमत है 1,84,000 रुपीज। यहाँ पर 300 mg की एक गोली में 11.5% नव ग्रोथ फैक्टर है। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। बहुत कम ऐसी बीमारी है नर्वस सिस्टम की जिसके लिए दवाई उपलब्ध हो, लेकिन उसकी असली दवाई ये नव ग्रोथ फैक्टर है। जैसे बीमारी होती है पार्किंसन, न्यूरोलजिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन,
डायबिटिक न्यूरोपैथी, ऐसे बहुत सारी बीमारी है, अल्जाइमर है सब। जैसे सूरत में एक मरीज है, 7 ईयर से उसको न्यूरालजिया था, 1.25 महीने से 1.5 महीने में वो ठीक हो चुका है, क्योंकि नव ग्रोथ फैक्टर उसको पहली बार मिला 7 साल के बाद। तब तक तो बहुत दवाइयाँ खाई। नेक्स्ट ये नव ग्रोथ फैक्टर हमारे ब्रेन के ऊपर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बॉडी में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। हार्मोन्स वो केमिकल है जो बॉडी में हार्मनी क्रिएट करता है, जिससे इंसान को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है, यंग और फिट रहता है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अंदर है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। डेंगू के अंदर या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है। ये मेरी 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन पूरी पॉसिबिलिटी है प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, 7वें 8वें दिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। प्लेटलेट काउंट होते हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होने चाहिए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के कई हेमेटोलॉजिस्ट को यूज करते हैं इस दवाई को प्लेटलेट काउंट में। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा। इसका काम है हमारी लिप्स से लेकर एनस तक की जीआई ट्रैक को हेल्दी रखना, जिसकी वजह से अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस ऐसे सब बीमारी से इंसान बचता है। नेक्स्ट 4 स्लाइड आगे। हाँ, ध्यान रखिए। अभी हम इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे, इम्यूनो मॉड्यूलेटर। हर इंसान के बॉडी में ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी है कि हम सभी प्रकार के वायरस के सामने लड़ सकते हैं, फिर भी एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। लड़ सकते हैं तो किस आधार पे? लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, लिपोसाइट है, टी सेल्स है, एंटीबॉडीज है, बी सेल्स है, किलर्स है। तो ये लिपोकाइन, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स, किलर्स, ये हमारे बॉडी के हथियार हैं, ये लड़ते हैं। लेकिन ये हथियार कमजोर हो चुके हैं, शायद हम कहें इसको जंग लग चुका है। नेक्स्ट, इसलिए कि हमारे बॉडी में एक तत्व होता है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये वीक हो जाता है तब प्रॉब्लम होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, उसको किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो फिर से मार दो। नेक्स्ट, इसके अंदर इंटरफेरॉन है, इम्यूनोग्लोबिन है, इन्फेक्शन में काम आता है इंटरफेरॉन। तो इसमें पीआरपी, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इसीलिए महाराष्ट्र में पूना में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इसी दवाई से काबू में आया, 17,000 पेशेंट की जान बची। 12 मीडिया चैनल ने बताया है उस वक्त टेमी फ्लू की खोज नहीं हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट, इसके अंदर है लैक्टोफेरिन, ये एड्स के मरीज में काम करता है। 4 गोली दिन में 3 बार दी जाए, चौथे दिन से दवाई काम करती है। 1 महीने में उसका वेट गेन होगा, लूज मोशन रुकेगा, उसके रिपोर्ट में चेंज आएगा। पूरी संभावना है कि उसकी डेथ एड्स के कारण नहीं होगी। यही लैक्टोफेरिन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। इसीलिए लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ है तो बहुत सारे किस्से हैं, 1 से 1.5 महीने में डिसॉल्व होता है। यूट्रस फाइब्रोइड 3 to 6 मंथ में रिजल्ट आता है। और कैंसर के मरीज को जब केमोथेरापी दिया जाता है तो कैंसर सेल्स तो मरते ही है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नॉर्मल सेल्स मर जाते हैं। एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर इसमें है, वो क्या करेगा? नॉर्मल सेल्स को बनाएगा। लैक्टोफेरिन कैंसर ग्रोथ को रोक देगा। इसी तरह ये दवाई कैंसर पे काम करती है। नेक्स्ट, ये ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेनाइट्स है, बच्चे को 5 हफ्ते में ठीक हुआ है। नेक्स्ट, अल्सरेटिव कोलाइटिस 2.5 महीने में ठीक हुआ है। ये बोन हीलिंग का केस है। पेरिप्लेजिया का पेशेंट है, एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर पैरालाइज हो चुके थे, 2.5 साल से बेड पे था। ये जख्म 35 दिन में ठीक हुआ है। इसके 15 फोटोग्राफ है। इसी कैप्सूल के पाउडर को कार्बोजेल में मिक्स करिए, 20 ग्राम कार्बोजेल ले लो, 2 और 3 कैप्सूल का पाउडर मिलाइए, ऑइंटमेंट बना लो, दिन में 3 बार लगाओ और 2-2 गोली दिन में 3 बार खाना भी है। नेक्स्ट, नर्व्स कॉम्प्रेशन या स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, जो गर्दन में भी हो सकता है, कमर में भी, पूरी रीढ़ की हड्डी में कहीं भी हो सकता है। आपको शायद ही कोई पेशेंट मिलेगा जिसने स्लिप डिस्क में 5 साल पहले ऑपरेशन किया हो
और आज वो आपको कह दे कि उसको कमर दर्द नहीं है, इम्पॉसिबल बात है। लेकिन इस दवाई के अंदर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है वो इस कंडीशन को 3 से 6 महीने में रिपेयर करता है। 3 to 6 मंथ में रिपेयर करेगा। कंडीशन क्या है? पेशेंट को पेशेंस चाहिए, श्रद्धा, सबूरी। गुजराती में कहते धीरज ना फल मीठा। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, उसके